यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बड़ी रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं, परंतु कहानी पर चलने से पहले मैं कल की वीडियोज के बारे में बता देता हूं। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि एक पति पर 3 औरतें झगड़ रही थी, 3 नारियों का झगड़ा हो रहा था। बेताल का प्रश्न था राजा विक्रम से, और राजा विक्रम ने उसका क्या जवाब दिया, वो जवाब मैंने छोड़ दिया था अपने श्रोताओं के लिए। और कुछ श्रोताओं के मुझे कमेंट प्राप्त हुए, जो अच्छे अच्छे कमेंट हैं, वो कमेंट मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूं। तो सबसे पहला कमेंट आया था मेरे पास रामवीर वशिष्ठ जी का, और रामवीर वशिष्ठ जी ने जवाब दिया था कि साहूकार की लड़की का पति रहेगा, क्योंकि उसी के साथ उसका विवाह हुआ था। दूसरा कमेंट आया था श्री राम प्रकाश जी का, और उन्होंने ये कहा था कि जिसके साथ भामर डरी थी, अर्थात फेरा पड़े थे, उसका पति रहेगा। घनश्याम पटेल जी का, और घनश्याम पटेल जी कहते हैं स्कूल वाली लड़की का। अगला कमेंट आया था मोतीलाल पटेल जी का, और मोतीलाल पटेल जी कहते हैं तीसरी लड़की का। उससे अगला कमेंट आया है मनोज श्रीवास्तव का, और मनोज श्रीवास्तव जी कहते हैं जिसके साथ शादी हुई थी उसी का पति रहेगा। उससे अगला कमेंट आया विक्रम सिंह जी का, विक्रम सिंह जी कहते हैं सेठ की लड़की का पति रहेगा। उससे अगला कमेंट आया है विष्णु साहू जी का, और विष्णु साहू जी कहते हैं कि सेठ की लड़की का पति रहेगा। उससे अगला कमेंट है हुक्मी चंद जैन का, और जैन साहब कहते हैं कि सेठ की लड़की का पति रहेगा, क्योंकि उसका विवाह विधान युक्त हुआ था, जैसे शास्त्रोक्त विधान है उसके अनुसार विवाह हुआ था। अगला कमेंट है प्रमोद यादव जी का, वो तीनों का पति बताते हैं। उससे अगला कमेंट आया परशुराम विश्वकर्मा जी का, और वो परशुराम विश्वकर्मा जी कहते हैं कि जो भगाकर ले गया उस लड़की का, अर्थात जो कॉलेज से भगाई थी उस लड़की का पति रहेगा। और उससे अगला कमेंट आया है ज्ञानचंद जी का, ज्ञानचंद प्रसाद जी का, और वो कहते हैं कि तीसरी लड़की का पति रहेगा। उससे अगला कमेंट आया है अजय ओझा का, और वो अजय ओझा जी कहते हैं कि कॉलेज वाली लड़की का पति रहेगा। उससे अगला कमेंट आया है राजेश शर्मा जी का, और राजेश शर्मा जी कहते हैं सेठ की लड़की का पति रहेगा, क्योंकि उसका विवाह शास्त्रीय विधान से हुआ था। उससे अगला कमेंट आया है मालू राम जी का, और मालू राम जी भी सेठ की लड़की का पति बताते हैं। तो देखिए श्रोताओं, ये कुछ कमेंट थे मेरे पास, परंतु जवाब सुन लीजिए। हमारे अधिकांश श्रोताओं ने, बड़े विद्वान श्रोता हैं, सभी ने सही जवाब दिया। देखिए, राजा विक्रम कहने लगे कि सुन बेताल, जिसको भगाकर ले गया था उस लड़की का पति तो यो नहीं है, क्योंकि वह लड़की उस पैसे वाले के लड़के से प्यार करती थी, जो पैसे वाले का लड़का था उसके साथ प्यार करती थी, जबकि पटमजा तो उसे केवल अपने मौके का फायदा उठा करके भगा करके ले गया था, तो उसका पति तो हो ही नहीं सकता। जो अगली लड़की थी, दूसरी वजीर की लड़की, उसका पति यो नहीं हो सकता बेताल। राजा विक्रम कह रहे हैं ध्यान से सुनो, उसका पति यो नहीं हो सकता कि उस लड़की ने उसे बलपूर्वक अपने महल में बंदी बना करके रखा, जबकि वह लड़का उस लड़की को चाहता ही नहीं था, इसलिए उसका पति भी नहीं हो सकता। और लास्ट में बनिया की जो सेठ की लड़की थी, सेठ की लड़की का पति रहेगा, क्योंकि सेठ ने और सेठानी ने विधि विधान युक्त उस लड़की का विवाह उस पटमजा के साथ कर दिया था। तो नियमानुसार विक्रम राजा कहते हैं बेताल से कि बेताल सुनो, नियमानुसार वह सेठ की लड़की का पति रहेगा। तो हमारे अधिकांश श्रोताओं के जवाब बड़े सुंदर और शानदार थे। जवाब देने के लिए सबको एक बार हार्दिक अभिनंदन और बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए श्रोताओं, जब राजा विक्रम ने बेताल को यह जवाब दिया तो बेताल उसके जवाब की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, वाह विक्रम वाह, तुझ जैसा न्यायी राजा भूतो ना भविष्यति, हुआ ना होगा। तुम वाकई में एक महान राजा हो, परंतु बड़े अफसोस की बात कि आपने मेरी शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे उड़ करके उसी वृक्ष पर जाना होगा।
और इतना कह करके बेताल उड़ जाता है। परंतु राजा विक्रम कहने लगा कि देखिए बेताल, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैं तुझे अवश्य लेकर के जाऊंगा, इस तरीके से यहां छोड़ नहीं सकता। तो विक्रम पुनः उसका पीछा करते हैं और उस मुर्दे को उतार करके फिर अपने कंधों पर लाद करके चल देते हैं। और जब चलने लगे तो बेताल बोला, वाह विक्रम, तू कितना हठी है, तू नहीं मानेगा ऐसे, तू मुझे लेकर के ही जाएगा। परंतु चलिए, रास्ता काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और ध्यान रखना विक्रम, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, यदि तुम बीच में बोल गए तो मैं उड़कर इसी वृक्ष पर आ जाऊंगा। और यदि आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप न्यायिक राजा हैं, न्याय करना जानते हैं, यदि आपने जवाब नहीं दिया तो मैं आपके उसी समय सिर के 100 टुकड़े कर दूंगा। तो राजा विक्रम चुपचाप उस बेताल की कहानी को सुनने लग जाते हैं। तो बेताल कहने लगे, राजा विक्रम ध्यान से सुनो। एक चंद्रपुर नामक शहर था और उस शहर में एक पति पत्नी रहते थे। तो जो पति था बहुत बड़ा तीरंदाज था, वो तीर विद्या में, धनुष विद्या में बड़ा निपुण था। अब क्या होता है राजा विक्रम, ध्यान से सुन। वह जो दंपति था उसमें से उसका आदमी तीरंदाज क्या करता था, अपनी पत्नी की जो नाक में नथ पहनते हैं उस नथ को सीधी डटवा लेता था कि इसको सीधी पकड़ो, और उस नथ में से तीर निकाल देता था। तो इस वजह से वो पत्नी दिन प्रतिदिन सूखती जा रही थी। पत्नी को डर था कि यदि किसी दिन तीर का निशाना चूका तो उसी दिन मेरा मुंह और नाक दोनों कट जाएंगे, ये उसे डर लगता था। और तीर निकालने के बाद पत्नी से पूछता था, क्या है कोई मुझ जैसा वीर, मेरे समान दूसरा योद्धा? तो पत्नी डर की वजह से चुप कह देती कि आपके समान तीरंदाज कोई नहीं है, क्योंकि पत्नी को डर था। अब श्रोताओं, एक दिन एक बड़ी विद्वान पड़ोसिन थी, वह उससे पूछने लगी तीरंदाज की पत्नी से कि तुम इस तरीके से दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हैं, क्या कारण है ऐसा? तो वह बोली, बहन क्या बताऊं, कि बताइए क्या बात है। तो कहने लगी कि मेरे पति प्रतिदिन अर्थात रोजाना मेरी नथ को, जो नाक में पहनते हैं नथ या बाली, उसको डटवा लेते हैं, उसे पकड़वा लेते हैं और उसमें से तीर निकालते हैं। और मुझे ये डर रहता है यदि तीर का निशाना चूक गया तो मेरी नाक उसी समय कट करके अलग गिर जाएगी। इस वजह से मैं दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हूं। तो पड़ोसन कहने लगी, तीर निकालने के बाद क्या कहते हैं वो? कि ये कहते हैं कि है कोई मेरे समान योद्धा, मुझ जैसा वीर। तो पड़ोसन कहने लगी कि देखो बहन, यदि कल आपकी नथली से तीर निकाला जाए और जब आपसे ये शब्द कहे जाएं कि मुझ जैसा योद्धा या वीर है, तो तुम ये कह देना यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन बाहर बहुत पड़े हुए हैं। तो श्रोताओं, उसकी समझ में बात आ जाती है। अब दूसरे दिन तीरंदाज ने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि नथली को डांटो। तो उसने जैसे ही नथली को पकड़ा और तीर निकाल दिया। तीर निकालने के बाद कहने लगा, है कोई मुझ जैसा वीर? तो वह कहने लगी कि देखिए पतिदेव, यहाँ तो नहीं है, परंतु बाहर इस दुनिया में आपसे बढ़कर बहुत वीर पड़े हुए हैं। अब तो उसके मन में विचार आया, बड़ा हठी स्वभाव का आदमी था। अब सोचने लगा कि अब तो मुझे बाहर के वीरों को देखना है, कैसे हैं बाहर के वीर। अपनी पत्नी की भोजन की व्यवस्था और अन्य सभी बंदोबस्त करने के बाद कहने लगा कि आज मैं बाहर के वीरों को देखने जा रहा हूं और हो सकता है मुझे कुछ समय लग जाए लौटने में। और इतना कहकर के अपने धनुष बाण हाथ में लेकर के चल देता है। जब वो मार्ग में जा रहा था तो एक उसका व्यक्ति बैठा हुआ था एक टीले पर और ये कह रहा था कि वो मरेगा, ये बचेगा, अब ये पक्ष हार रहा है, अब दूसरा पक्ष जीत रहा है। तो ये बात देख करके तीरंदाज उससे कहने लगा, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वह बोला कि भैया थोड़ी देर रुक जाओ, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो वह कहने लगा, भाई देख मैं बाहर के वीरों को देखने जा रहा हूँ। तो वह जो सुपरी लगा करके देख रहा था वह बोला, भाई 5 मिनट रुक जाओ और 5 मिनट बाद इनका फैसला मैं कर देता हूँ और फिर
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वह बोला किसका फैसला करोगे आप? कि दो सेनाओं में, दो राजाओं में युद्ध हो रहा है और युद्ध अंतिम स्थिति में चल रहा है। अब उनका निर्णय होने वाला है, दोनों नरेश लड़ रहे हैं, हार जीत का फैसला होने वाला है। तो ये देख करके तीरंदाज पूछने लगा देखने वाले से कि भैया तुम कितनी दूर युद्ध देख रहे हो? कि ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 500 कोस दूर है बस। तो ये बात सुनकर के तीरंदाज मन में विचार करने लगा कि मुझसे बड़ा वीर तो यही है जो 500 कोस तक देख सकता है। तो 5 मिनट बाद उनका जो युद्ध था वो समाप्त हो गया, हार जीत हो गई और वह तीरंदाज के साथ चल दिया। जो दर्शक था, देखने की क्षमता रखता था, वह बोला चल भाई मैं भी बाहर के वीरों को देखने के लिए चल रहा हूँ। दोनों कुछ आगे जाते हैं तो एक व्यक्ति ने करीब 20 क्विंटल वजन का एक लक्कड़ पड़ा हुआ था और उस लक्कड़ के पास खड़ा हुआ था। अब उन दोनों से पूछने लगा, तीरंदाज से और उस देखने वाले से, कि भैया तुम दोनों कहाँ जा रहे हैं? तो वे बोले भाई देखिए हम दोनों बाहर के वीरों को देखने जा रहे हैं। तो वह लक्कड़ वाला बोला कि देख भैया मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, पर तुम्हें 5 मिनट रुकना होगा। कि भाई 5 मिनट में तुम क्या करोगे? कि मेरा ये लक्कड़ है, खराब हो जाएगा पड़ा हुआ, मैं इसको अभी एक नज़दीक शहर है उसमें बेच करके आता हूँ। तो वही बोले कितनी दूर है शहर? कि बस मात्र 60 कोस दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। कि 60 कोस 5 मिनट में आ जाओगे और बेच भी दोगे लक्कड़ को? कि हाँ, 1 मिनट जाने का, 1 मिनट आने का और 3 मिनट लक्कड़ बेचने का समय। तो तीरंदाज सोचने लगा कि भाई मैं वीर बनता था लेकिन ये तो मुझसे भी बड़ा वीर है। तो वे बोले चलो चले जाओ आप, और हम आपकी 5 मिनट प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वह लक्कड़ को उठाता है और उठा करके तेजी से दौड़ लगाता है और 5 मिनट में लक्कड़ को बेच करके वापस आ जाता है और उनसे बोला चलो यार मैं आ गया, लक्कड़ बिक गया और अब मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तो तीनों की तीनों, तीरंदाज और जो दूर को देखने की क्षमता रखता था, देखने की क्षमता वह, और जो लक्कड़ वाला था धावक दौड़ लगाने वाला, वे तीनों एक साथ बाहर के वीरों को देखने चल देते हैं। अब श्रोताओं वे किसी ऐसे शहर में पहुंच जाते हैं जो बड़ा भव्य शहर था और उस शहर का एक निराला ढंग था। वहां हर वस्तु 100 रुपये में मिलती थी। तो वे विचार करने लगे कि यार ऐसा करते हैं, शहर में एक कमरा ले लेते हैं, किराए पे मकान ले लेते हैं और कुछ दिन इस शहर में रुकेंगे। तो वे तीनों की तीनों एक मकान ले लेते हैं 100 रुपये में किराए पर और उसमें रुक जाते हैं। अब श्रोताओं दूसरे दिन रात को ठहर गए उस शहर में। अब तीनों विचार करने लगे कि यार इस शहर का भ्रमण करना चाहिए। तो तीनों अलग अलग बाजारों में उस शहर में चले जाते हैं और जब शहर में तीनों चले गए तो श्रोताओं सबसे पहले क्या होता है, जो धावक था, दौड़ने वाला था, उसे एक गलीचा बेचने वाला मिला। वह उससे पूछने लगा, गलीचा बड़े सुंदर थे। तो दौड़ने वाला पूछने लगा भाई एक गलीचा कितने का है? कि 100 रुपये का। वह बोला धावक कि यार तेज है गलीचा, इसलिए मैं नहीं लेना चाहता। तो बेचने वाला कहने लगा कि देख भैया यहाँ का नियम है, हर वस्तु 100 रुपये की है और यदि भाव करा लिया तो आपको लेनी ही पड़ेगी, इसलिए आपको ये गलीचा लेना पड़ेगा, नहीं मैं राजा के यहाँ आपकी शिकायत कर दूंगा। उस शहर का नियम था ये कि जो भाव करा लिया तो उस वस्तु को खरीदना जरूरी था। अब तो वह बोला चल भाई ठीक है। 100 रुपये में उस गलीचा को खरीद कर उससे पूछने लगा इसमें गुण क्या है, ये तो बता। तो वह बोला कि इसमें यह गुण है कि आप इसको बिछा दीजिए और इस पर जितने व्यक्ति आ सकते हैं बैठने के लिए उतने व्यक्ति बैठा दीजिए और इस गलीचा से कह दीजिए कि चल हमें संसार का भ्रमण करा। तो ये गलीचा स्वयं स्वचालित है और ये तुम्हें पूरे संसार का भ्रमण करा देगा। वह सोचने लगा यार 60 कोस तो मैं चल सकता हूँ 5 मिनट में, पर ये और अच्छी बात है कि मैं पूरे संसार में जा सकता हूँ। तो वह उस गलीचा को खरीद लेता है। अब क्या होता है, दूसरा जो देखने वाला था, जिसे ज्यादा दिखाई देता था,
वह एक कांच बेचने वाले के पास पहुंच जाता है जो शीशा बेच रहा था। उससे जाकर के पूछने लगा, अनजान था कि भाई कितने रुपए का है शीशा। वह बोला 100 रुपए का। तो देखने वाला बोला कि भाई मैं तो इसे नहीं लूंगा। वह बोला, लेगा कैसे नहीं, इसका यहाँ का नियम है, तुमने भाव कराया है तो शीशा तुम्हें अवश्य लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपकी शिकायत राजा से कर दूंगा। वहाँ के राजा का नियम था कि हर वस्तु 100 रुपये में, और यदि किसी ने भाव करा लिया तो उसको वह वस्तु लेनी पड़ती थी। तो वह पूछने लगा उससे देखने वाला कि भैया ये बता इसमें गुण क्या है। तो वह बोला बेचने वाला कि देखिए इसमें ये गुण है कि इस कांच में आप पूरे संसार को देख सकते हैं, कहीं की वस्तु को देख सकते हैं। वह सोचने लगा, यार 500 कोस तक तो मुझे दिखाई देता है, पर चलो मैं इस शीशे को ले लेता हूं। तो उसने वह शीशा भी ले लिया। अब श्रोताओं, तीर निकालने वाला था, जो तीरंदाज था, वह तीरंदाज चलता हुआ और किसी एक नींबू वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। दिव्य नींबू बिक रहे थे, वो आवाज लगा रहा था, दिव्य नींबू दिव्य नींबू। वह सोचने लगा, यार दिव्य नींबू क्या होता है। तो उसने पूछा, भाई कितने का एक नींबू, कि 100 रुपये का है। वह बोला, यार मैं नहीं लेता, तू तेज लगा रहा है। तो उसने वही बात उसने कही कि अब तो आपको लेना पड़ेगा, आपने भाव क्यों कराया, यहाँ का नियम है भाव कराने के बाद वस्तु ली जाती है। तो वो पूछने लगा तीरंदाज के, भैया इसमें गुण क्या है, आप वो तो बताओ। तो वह बोला, देखिए कोई व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में हो, सभी वैद्य डॉक्टर उसकी मना कर दें और उसका अंतिम समय चल रहा हो, तो यह इस नींबू को उस व्यक्ति को गंगा जल में मिला करके यदि पिला दिया जाए तो वह सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएगा और जीवित हो जाएगा। पर नींबू एक बार में ही एक व्यक्ति को काम आएगा, दूसरा व्यक्ति इससे जीवित नहीं होगा। आप केवल एक बार में इस पूरे नींबू को निचोड़ करके गंगा जल में और उस व्यक्ति को पिला दीजिए, वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अब तो श्रोताओं, वह सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अब उसने उस नींबू को खरीद लिया और जब तीनों शाम को अपने कमरे पर एकत्र हुए तो अपना अपना सामान बताने लगे कि यार मैंने गलीचा लिया है, देखने वाला बोला यार मैंने एक शीशा लिया है, और वह तीरंदाज बोला भैया एक नींबू लिया है मैंने, और मेरा नींबू ऐसा है कि जो कोई मरणासन्न स्थिति में हो तो ये उसे सभी बीमारियों से मुक्त करके बिल्कुल स्वस्थ कर देता है, ये दिव्य नींबू है। तो श्रोताओं, अब तीनों रात्रि को ठहर गए। तो श्रोताओं, उस शहर से कुछ दूरी पर एक स्वर्णपुर नामक शहर था, और उस स्वर्णपुर नामक शहर के राजा की लड़की बहुत ज्यादा बीमार थी, मरणासन्न स्थिति में थी। बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े हकीम उस लड़की को देख देख करके परेशान हो गई। उस लड़की का इलाज नहीं कर पा रहे थे, उसका इलाज करते लेकिन कोई भी इलाज सफल नहीं हो पा रहा था। तो राजा ने घोषणा करा दी कि जो कोई इस लड़की को बचा लेगा, मैं इस लड़की की शादी उसी के साथ कर दूंगा। अब तो श्रोताओं, ये घोषणा धीरे धीरे फैलती हुई जहां जिस शहर में वो रुके हुए थे उसमें आ गई, और उन्होंने जब ये घोषणा सुनी तो उससे जिस पर शीशा था उससे कहने लगे दोनों तीरंदाज और धावक कि भैया देखो कहाँ है वो लड़की, कितनी दूर है, कौन सा शहर है जहां वो लड़की बीमार है, हमारे पास नींबू है। तीरंदाज कहने लगा मेरे पास नींबू है और मैं इस नींबू से उस लड़की को अवश्य बचा दूंगा। तो श्रोताओं, वह अपने शीशे में देखता है देखने वाला, और जब शीशे में देखा तो उसे दिखाई दिया कि यार यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है वो शहर, और चलिए पर उस लड़की का समय केवल 1 घंटे बच रहा है, वह लड़की बहुत जल्दी मर जाएगी। वह बोला ठीक है, हम मेरे पास गलीचे वाला कहने लगा, जो धावक था उसके पास गलीचा था, कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे गलीचे पर बैठो और हम अभी उस शहर को चल देते हैं। तो श्रोताओं, वो तीनों की तीनों उस धावक के गलीचे पर बैठ करके, जो दौड़ने वाला था उसके पास गलीचा था, उस पर बैठ करके उस शहर को चले जाते हैं और राजा के दरबार में पहुंच करके राजा से कहने लगे कि महाराज आपकी लड़की का इलाज हम करेंगे।
तो वे बोले कि भैया देखो, अब इस लड़की का अंतिम समय चल रहा है। कि अंतिम समय कैसे? कि हमारे डॉक्टरों ने बताया है कि केवल 10 मिनट इसकी बाकी रहेंगे, ये मरणासन्न स्थिति में है और 10 मिनट में यदि आप इसका कोई इलाज कर सकें तो कीजिए। तो ये बात जब उन्होंने सुनी, तीनों ने, धावक ने और उस देखने वाले ने और तीरंदाज ने, तो वे बोले यार कि ऐसी बात है, 10 मिनट में तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। दौड़ने वाले से कहने लगे कि दौड़ने वाले, यहाँ से तुम गंगा जी जाओ और गंगा जी का शुद्ध पानी लेकर के आओ। वह बोला यार गंगा जी कितनी दूर है यहाँ से? कि बस ज़्यादा दूर नहीं है, 60 कोस है। तो दौड़ने वाला कहने लगा कि मैं मात्र 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा, 2 मिनट जाने की, 1 मिनट पानी भरने की और 2 मिनट आने की, और आपके पास 10 मिनट का समय है। तो इतना कह करके वो एक बर्तन लेकर के, ढक्कनदार बर्तन, उस धावक को दे दिया जाता है, दौड़ने वाले को, और वह दौड़ने वाला अपनी स्पीड से छूटता है। राजा विक्रम ध्यान से सुनो, बेताल कह रहा है राजा विक्रम ध्यान से सुनो। वह स्पीड से दौड़ता है और पानी, गंगा जी पहुंच करके गंगा जी का पानी उस बर्तन में भर लेता है और बर्तन को लेकर के आ रहा था रास्ते में। तो उसके मन में विचार आया कि यार थोड़ा आराम कर लिया जाए, मैं दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया हूं। उसने समय देखा कि अभी मुझे तो केवल 3 मिनट हुई हैं, 2 मिनट शेष हैं और यहां से 1 मिनट का रास्ता बचा है, तो क्यों ना 1 मिनट आराम कर लूं। तो वह एक वृक्ष के नीचे पीठ लगा करके और अपनी जो बर्तन था वो सिर पर रखा हुआ था, खड़ा हो जाता है। अब देखिए किस्मत बदलती है। किस्मत की बात होती है कि उसे नींद आ जाती है, परेशान हो गया, तेज दौड़ा था इसलिए नींद आ गई। तो वो 5 मिनट उधर पूरी होने लगी। तो वह नींबू वाला जो तीरंदाज था उससे कहने लगा कि भैया देखो वो धावक कहाँ रह गया, दौड़ने वाला कहाँ रह गया, तुम्हारे शीशे में देखो। जो दर्शक था, देखने वाला था, दूर तक देख सकता था। तो उसने अपने शीशे में देखा। वह बोला यार बड़े आश्चर्य की बात है, वह एक वृक्ष के नीचे सो गया और ऊपर से उस वृक्ष पर से एक काला नाग उसे खाने और आ रहा है। वो थोड़ी बहुत देर में मर जाएगा, काला नाग उसे खा जाएगा। तीरंदाज बोला यार तू ऐसा कर, उस नाग का जो फन है उस पर तेरी उंगली लगा दे और मैं उसे मार गिराता हूं यहीं से। तो कांच वाले ने अपनी दृष्टि से देखा, क्योंकि वो 200 कोस तक तो देख सकता था। उसने उसके जो नाग था उस धावक को काटने आ रहा था, पानी लाने वाले को, उसके ऊपर जो फन था नाग का उस पर उंगली लगा दी और तीरंदाज ने वहीं से तीर छोड़ा और तीर नाग में जाकर के लगा। तो श्रोताओं, नाग उस तीर से एकदम से जमीन पर गिर पड़ा, तीर उसके अंदर घुस गया और नाग वहीं मरकर समाप्त हो गया। और जब आट हुआ, आवाज हुई नाग के गिरने की, सांप के गिरने की, तो वह एकदम से जागा। वह सोचने लगा यार ये क्या हुआ, मैं तो सो गया, कितना समय निकल गया। पर उसने देखा कि अभी से 1 मिनट पहुंचने में बाकी है, 4 मिनट ही हुए हैं और ये नाग कहाँ से आया पर। तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये मेरे साथी ने, जो तीरंदाज था, उसने तीर मार करके इस नाग को मार दिया है। तो वो तुरंत जागता है और उस पानी के बर्तन को लेकर के दौड़ कर 1 मिनट में वापस उसी राजा के यहाँ आ जाता है, स्वर्णपुर में आ जाता है। आकर के अब जो नींबू वाला था, नींबू किसके पास था? तीरंदाज के पास। तीरंदाज ने अपना नींबू निकाला और नींबू निकाल करके एक गिलास पानी लिया और उसमें नींबू को निचोड़ दिया और वह नींबू उस लड़की को पिला दिया। अब तो श्रोताओं, नींबू के पीते ही वह लड़की बिल्कुल स्वस्थ हो गई। राजा विक्रम, वो कह रहा है बेताल कि राजा विक्रम, अब वह लड़की बच गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो राजा से वो तीनों कहने लगे कि राजा, तुम्हारी शर्त के अनुसार इस लड़की का विवाह हमारे साथ कीजिए। तो राजा तो बेचारा तैयार था। अब तीनों आपस में लड़ने लगे। नींबू वाला कह रहा है लड़की मेरी रहेगी, गलीचा वाला कह रहा है कि लड़की मेरी रहेगी, और जो दौड़ने वाला था वह कह रहा है कि मैं दौड़कर नहीं जाता तो इसे जीवित कौन करता, लड़की मेरी रहेगी, मैं शादी करूंगा। तो देखिए श्रोताओं, आप बताएं, मैं आपको इसका जवाब दूंगा कल के वीडियो में। तो राजा विक्रम से
बेताल कह रहा है कि राजा विक्रम बताओ वह लड़की किसकी रहेगी, गलीचे वाले की, दौड़ने वाले की, या उस तीरंदाज की जिसने नींबू पिलाया था उसकी रहेगी, या शीशे वाले की जिसने शीशा में देखा था उसकी रहेगी, या उस दौड़ने वाले की रहेगी। ये बात आप बताइए। तो राजा विक्रम उसको क्या जवाब देगा? श्रोताओं, आप मुझे कमेंट में भेजें। आपके अच्छे अच्छे जवाब के 5 कमेंटों को कल के वीडियो में सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कमेंट सम्मिलित नहीं होते, वीडियो फिर लंबा हो जाता है। 5 से 7 कमेंट आपके मैं सम्मिलित कर लूँगा, प्रयास करूँगा और ज़्यादा हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप मुझे बताएं वो तीनों लड़ रहे हैं और राजा विक्रम उस बेताल को क्या जवाब देगा। तो उस राजा विक्रम के जवाब को मुझे कमेंट में लिख करके भेजें। अब इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो का जवाब कल के वीडियो में मिलेगा शुरुआत में ही, जैसे आज के में मैंने दिया था उस 3 पत्नी वाले का, जो 3 पत्नियां थी, एक पति पर लड़ रही थी, उसका जवाब दिया था। इसी तरीके से इसका जवाब भी कल के वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।